हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट HRT पर स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारत में पुर्तगाल आ गए, डच आ गए, अंग्रेज आ गए। चौथी जो कंपनी है वो है डेनिस। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से डेनिस का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है या क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग देखेंगे बाद में फ्रांसीसियों का आगमन। डेनिस पे भी कुछ चर्चा करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डेनिस कंपनी है, ये डेनिश जो थे कहाँ के निवासी थे? ये डेनमार्क के निवासी थे। डेनमार्क के निवासी को डेनमार्क कहते हैं। डेनमार्क कहाँ है? ये भी पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, ये सब जो कंपनियां थी, पुर्तगाल से आए थे, डच जो है नीदरलैंड से आए थे, अंग्रेज ब्रिटेन से आए थे। तो उसी के क्रम में डेनिस भी जो थे डेनमार्क के आए थे। वो भी यूरोप के एक देश हैं। तो यहाँ से जब इसका आगमन होता है 1616 ईस्वी में, तो इसका कुछ ज़्यादा इतिहास नहीं है भारत के संदर्भ में। तो हम लोग देखेंगे कि 1616 में ये आता है और अपनी पहली कोठी जो है, कंपनी या कोठी, फैक्ट्री या कोठी कहें, ये तंजौर में करता। अपनी पहली फैक्ट्री जो है तंजौर में बनाता है। तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु। और दूसरी फैक्ट्री जो है सीरमपुर, ये पश्चिम बंगाल में, बंगाल में। दो फैक्ट्री बनाता है, दो कोठी बनाता है। क्या? तंजौर में तमिलनाडु में और सीरमपुर बंगाल में। अब होता क्या है, 1745 ईस्वी में व्यापार करते हैं बीच में आके। 1705 बहुत दिनों तक तो रहते हैं अपने भारत में। 1745 ईस्वी में क्या होता है कि तब तक यहाँ फ्रांसीसी लोग भी आ जाते हैं। तो ये देखता है कि फ्रांस और अंग्रेज से एक दूसरे में बहुत आक्रामक रुख लगा हुआ है, एक दूसरे में वर्चस्व, व्यापार करने का होड़ लगा है, कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उसी के क्रम में ये दोनों में काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ के भी मूड हो जाता है। उसी के क्रम में क्या होता है कि 1700, आगे हम लोग पढ़ेंगे, 1746 में होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। उससे पहले ही ये जो है डेनिस कंपनी जो है सारा अपना प्रॉपर्टी जो है अंग्रेज को बेच देता है। अंग्रेज को बेचकर वापस चला जाता है। हालांकि भारत में ये रहते हैं 1745 तक, लेकिन इनका परीक्षा की दृष्टि से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। ये पहली फैक्ट्री या दूसरी फैक्ट्री करते हैं और इनको लगता है कि अंग्रेज और फ्रांसीस में काफ़ी भयंकर युद्ध होगा, उससे पहले ही सारा प्रॉपर्टी जो अंग्रेज को बेचकर ये वापस चले जाते हैं। अब ये जो हम लिखे हैं ये बोर्ड पर, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है, आगमन का क्रम हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पुर्तगालियों का आगमन पढ़ चुके हैं। तो पुर्तगाली लोग कब आए थे? 1498 में। कौन आया था पहले? वास्को डी गामा। आने का क्रम, ये भारत में तो नहीं आए थे, इंडोनेशिया में, लेकिन इनके यहाँ यूरोप से यहाँ आने का क्रम में इसको 1595 माना जाता है। तीसरी कंपनी जो है आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में आती है, आगमन होता है। डेनिश जो है इतना में, फ्रांसीसी इतना में और स्वीडिश इतना में, आप याद कर लीजिएगा। अब इसी के क्रम में एक और प्रश्न बनता है, ये आगमन के क्रम में है, लेकिन अगर कंपनी गठित हो की बात आती है तब बस क्या होता है कि अंग्रेज ये पहला पे है, ये दूसरा पे आने का क्रम है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। लेकिन जब कंपनी गठन की बात आती है तो अंग्रेज चला जाता है दूसरा पर और डच आ जाते हैं तीसरा पर। क्योंकि अंग्रेज जो आते हैं 1600 ईस्वी में आते हैं, इनका इसका कंपनी का भी गठन 1600 ही में होता है। लेकिन डच की जो कंपनी है इसका गठन कब होता है? 1702 में। तो ये अगर ये मिलान में पूछता है, बहुत बार प्रश्न बना है एग्जाम में कि आपको मिलान करने के लिए दे देगा और ये ईस्वी दे देगा। जैसे आगमन का ये क्रम है
और अगर कंपनी गठन का बात चलेगा तो कंपनी गठन में पुर्तगाल आपका पहला हो जाएगा, दूसरा में कौन आ जाएगा, अंग्रेज आ जाएगा, डच जो है तीसरा में चला जाएगा, क्योंकि ये 1602 में हुआ है, अंग्रेज का 1600 ईस्वी में हुआ है। इसी को केवल हम समझाने के लिए ये आपको लिख करके रखे थे। तो इसी के क्रम में अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको देख लीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसी लोग जो आए तो उनका क्या इतिहास रहा, तो उनसे चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जब बात करेंगे फ्रांसीसियों के आगमन का, तो ईस्वी आपको याद करना पड़ेगा 1664 ईस्वी। अब हम पिछला वीडियो की ही तरह इस वीडियो में देखेंगे कि 1664 ईस्वी में भारत के परिदृश्य में क्या हो रहा था। आप गौर कीजिएगा तो भारत के परिदृश्य में क्या हो रहा था। ये जो मालाबार तट है, ये कोरोमंडल, तो मालाबार तट में 1664 आते आते जो भी पुर्तगाल का अधिकार था अधिकतर क्षेत्रों में, उसको हरा करके डच जो है धीरे 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 उस पर कब्जा करते चला जाता है। अब होता इसी क्रम में क्या है, 1664 ईस्वी के ही क्रम में क्या होता है कि अंग्रेज भी काफ़ी अपना आ चुके हैं अपनी, ये देखिए यहाँ अपनी सूरत में फैक्ट्री बना चुका है अंग्रेज, यहाँ सूरत है, यहाँ उसका मद्रास में बन चुका है, और छोटी छोटी जगहों पर 1651 में आपका कासिम बाजार, हुगली और पटना में भी अंग्रेजों का हो चुका है। उसी तरह डचों का भी यहाँ कलकत्ता के क्षेत्र में डचों का भी हो चुका है, मद्रास में भी हो चुका है, मद्रास यहाँ है, कलकत्ता, सूरत। अब जब ये 1664 में, हाँ 1664, ये फ्रांस की चर्चा करते हैं हम लोग, फ्रांस। तो 1664 की बात है, तो 1664 में यहाँ के राजा रहते हैं लुई 14 या हिंदी में 14वें बोलते हैं, लुई 14वें। तो लुई 14वें जब यहाँ रहते हैं, हाँ एक चीज़ और, केंद्रीय सत्ता में यानी दिल्ली में कौन है, औरंगजेब। तो लुई 14 है, तो लुई 14 जो है एक इसके सरकार में एक मंत्री था, मंत्री का नाम है कोलबर्ट। ये इसके बहुत अच्छे मंत्रियों में से एक है। तो कोलबर्ट जो है लुई 14 को, लुई 14वें को बताता है कि यूरोप से बहुत सारे देश जो है जैसे डच, पुर्तगाल, डेनिस और ये अंग्रेज, सभी लोग भारत से व्यापार करने जा रहे हैं। तो उसी के क्रम में भारत के व्यापार के बारे में, स्थिति के बारे में कोलबर्ट जो है लुई 14वें को बताता है, समझाता है। तब जाकर के जो है लुई 14वें की दिमाग की बत्ती जलती है, तब जाकर के ये क्या करता है कि एक कंपनी का गठन करता है, सरकारी कंपनी। एक चीज याद ध्यान रखिए, जितना भी यूरोप से पहले आ चुके हैं कोई सरकारी कंपनी कोई नहीं था। पहला जो है फ्रांस की ही कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी, बाकी सब में व्यापारियों का पार्टनरशिप था। अंग्रेज वाले में उसके गवर्नर थे, लेकिन उनके पार्टनरशिप में व्यापारी भी था। डचों में भी सेम स्थिति था, पुर्तगाल में भी सेम स्थिति था। ये पहली कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, और ये कंपनी का नाम रखता है द कंपनी इंड ऑफ ओरिएंटल, द कंपनी इंड ऑफ ओरिएंटल, किसका, ये कंपनी का नाम रखता है। तो जब यहाँ से कंपनी का गठन हो जाता 1664 ईस्वी में, जब ये सब बातें होता है उसके क्रम में, तो फिर क्या है, वहाँ से एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम है, नहीं उसके पहले क्या है कि वहाँ से लोग आते हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ से व्यापार करते हैं, लेकर जाते हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, आ रहे हैं। कोई इनका जो है ठौर ठिकाना नहीं है कि जैसे सूरत में अंग्रेज बस चुके थे, डच का अपना फैक्ट्री बना चुका था,
यहाँ कलकत्ता के क्षेत्रों में, मद्रास में अपना ये अंग्रेज अपना अधिकार बना चुका था, या आपका पुलिकट में डच लोग अपना बना चुका था, जहाँ पर वो अपना किला बनाया था, मद्रास में अंग्रेज किला बना। तो इस तरह की चीज़ जो है फ्रांस के स्थिति में अभी तक नहीं हुआ था। ये केवल आ रहा था, यहाँ व्यापार कर रहा था और अपना वापस जा रहा था। तो आती है 1667। एक व्यक्ति हैं फ्रांसिस्को कैरो, इसको बहुत जगह लिखा रहता है फ्रैंको कैरो। इनको क्या है, भेजा जाता है भारत 1667 ईस्वी में। अब क्या है कि जाने के क्रम में क्या होता है कि एक इनका ईरानी मित्र है, ईरान का, इसलिए इसको ईरानी कहेंगे, मरकरा। ये भी जो है फ्रांसिस्को कैरो के साथ भारत जाता है। और जाने के क्रम में क्या होता है कि ये जाता है और यहाँ जो है सूरत पहुँचता है, क्योंकि व्यापारिक केंद्र एक सूरत बना हुआ था वहाँ। हम लोग पीछे भी देखे कि पुर्तगाल लोग भी अपनी फैक्ट्री बनाया, डच लोग भी बनाया और अंग्रेज लोग भी बनाया। तो ये लोग क्या करता है, सूरत पहुँचता है। कौन? ये फ्रांसिस्को कैरो। और यहाँ पहुँचने पर क्या करता है, यहाँ अपना सूरत में क्या करता है, 1668 एक साल के बाद यहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री का निर्माण करता है। पहली फैक्ट्री बनाता है 1668 ईस्वी में। अब ये क्या है, यहाँ से व्यापार करना शुरू कर देता है, व्यापार करता रहता है, इसका व्यापार चलता रहता है। व्यापार चलने के क्रम में क्या है, एक बार जो है, उससे पहले हम लोग देखे थे, याद कीजिए पिछला वीडियो में, 1632 की घटना, जो यहाँ पर जो गोलकुंडा राज था, गोलकुंडा का जो क्षेत्र था, तो गोलकुंडा के राजा अंग्रेज को क्या बोले थे कि 500 पैगोड़ा हमको दीजिए, हमारे राज्य में स्वतंत्र रूप से व्यापार कीजिए। तो वही स्थिति जो है इसको याद आता है। तो फिर ये जो है फ्रांसिस्को कैरो ये गोलकुंडा पहुंचता है, गोलकुंडा पहुंचता है और ये अपना नम्रतापूर्वक इनके दरबार में जाता है और बोलता है कि आपने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दी है, व्यापार कर रहे हैं वो लोग, हमको भी कुछ अनुमति दीजिए, आप छूट दीजिए ताकि हम भी यूरोप से आए हैं, यहाँ कुछ व्यापार वगैरह करें। उसी के क्रम में क्या होता है कि गोलकुंडा में नहीं, लेकिन इसको मसूलीपट्टनम में, कहाँ, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में क्या मिलता है कि मौका मिलता है कि हाँ आप जाइए वहाँ व्यापार कीजिए। तो मसूलीपट्टनम में ये क्या करता है, 1 साल बाद 1669 ईस्वी में क्या करता है, अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाता है मसूलीपट्टनम में। ठीक है। इसी के क्रम में क्या होता है कि 1672 ईस्वी में एक जगह है संथामी, यहाँ पर जगह है संथामी, इसको मिटाएं, एक जगह है संथामी। वहाँ पर क्या करता है ये लोग, यही गलती कर देता है फ्रांस के लोग, यहाँ पर क्या करता है, संथामी पर ये लोग कब्जा कर लेता है। संथामी पर क्या करता है, ये लोग कब्जा कर लेता है। कब? 1672 ईस्वी में। अब क्या होता है, जब ये इस पर कब्जा कर लेता है तब गोलकुंडा के राजा को पता चलता है कि इन्होंने कब्जा कर लिया। एक तो इसको गोलकुंडा के राजा ने सहूलियत दिया कि आप हाँ मसूलीपट्टनम में जा कर के अपना व्यापार कीजिए। ऊपर से ये लोग क्या किया कि वहाँ पे जा कर के ये कर दिया। अब क्या होता है कि उनको गुस्सा आता है। अब गुस्सा आने के क्रम में अब एक चीज़ और गौर कीजिए, यहीं पे ऊपर है पुलिकट। क्या है? पुलिकट। अब पुलिकट में क्या है कि एक, हाँ पुलिकट में क्या है कि आप पिछला वीडियो में मैंने बताया है, गोल्ड्रिया किला है इसका। किसका जी? डच का। यहाँ पर क्या है? डच का गोल्ड्रिया किला है। अब ये क्या है कि यहाँ पर हमला कर दिया तो डच लोग देखा कि ये एक तो इधर ये बदमाशी कर रहा, अब संथामी पर कब्जा कर लिया, तो उसमें डच काफ़ी मजबूत हो चुका था इस एरिया में। तो ये गोलकुंडा के राजा से मिलता है और उसकी शिकायत करता है। और फिर क्या होता है कि डच अपलस, वहाँ के शासक, यहाँ के गोलकुंडा के शासक
फिर क्या करते हैं कि इसको यहाँ से खदेड़ते हैं, भगाते हैं। संथामी से क्या करते हैं, इसको खदेड़ के भगाते हैं और साथ साथ जो मसूलीपट्टनम में इसको व्यापार करने की अनुमति दिए थे वो व्यापारिक जो जगह है उसको भी छीन लेते हैं, उसको छीन लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि दे देते हैं, ये डचों को दे देते हैं। अब उसी के क्रम में ये जब छीन देता है, ये जब घटना होता है तो एक व्यक्ति है जो पूछता है कि ये घटना का जिम्मेदार कौन था, तो दी लाहे, ये अलग अलग है, दी लाहे यही व्यक्ति था जो कब्जा करने गया था। अब ये गोलकुंडा के जो राजा थे बोले कि हम तुमको आसानी से व्यापार करने की अनुमति दे दिए मसूलीपट्टनम में, तुम हमारे क्षेत्रों में आकर के क्या किए, कब्जा कर लिए, तो फिर उसको रगेद देते हैं और ये जो एरिया था मसूलीपट्टनम का, संथामी का, ये सब जो एरिया दे देते हैं डचों का। अब डच लोग जो है व्यापार करना शुरू कर देता है। दी लाहे ये यही व्यक्ति था जो गलती करता है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि अब क्या होता है कि जब ऐसा स्थिति आता है तो यहाँ से इसको भागना पड़ता है। भाग करके जाता है कहाँ, यूरोप जाता है। अब यूरोप जाता है तो वहाँ के जो राजा हैं लुई 14वें, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से एक नए व्यक्ति को भेजते हैं। अब वो नए व्यक्ति कौन आते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नए व्यक्ति जो हैं आते हैं फ्रांसिस्को, ठीक तो था, फ्रांसिस्को मार्टिन। ये कौन थे, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। ये जो कंपनी था उसके डायरेक्टर थे, निदेशक थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक व्यक्ति आया था इनके साथ, बेलांग लिस्पने। हर व्यक्ति के साथ एक न एक रहता था, इनके साथ क्या था, बेलांग लिस्पने एक व्यक्ति था जो इनके साथ आता है। अब होता क्या है कि बेलांग जब लिस्पने के साथ ये मार्टिन आते हैं, हाँ एक चीज़ और जानिएगा, ये मार्टिन ही व्यक्ति हैं जिनको फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे व्यक्ति रहते हैं और सबसे माने घुल मिल कर रहते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले जब यहाँ आते हैं भारत में तो सबसे पहले हैदराबाद के क्षेत्र में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हैदराबाद के क्षेत्र में जाते हैं। हैदराबाद के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ क्या है, हैदराबाद के क्षेत्र में एक जगह है वालीकोंडपुरम। वालीकोंडपुरम यहाँ का जो सूबेदार था उस समय, जो है एरिया का जो जगह होता था, शासक होता था छोटा, उसको सूबेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूबेदार। तो यहाँ का जो सूबेदार था वो था शेर खां लोधी। शेर खां लोधी। अब क्या होता है, ये शेर खां लोधी के पास जाते हैं। कब जाते हैं, ये यहाँ जो स्थिति में जाते हैं 1673 ईस्वी के आसपास, एक साल बाद। जस्ट 72 में ये घटना होती है, पीछे की जो घटना हम लोग पढ़े उसके एक साल बाद क्या है, कोंडपुरम में शेर खां लोधी के पास जाते हैं, जो सूबेदार रहता है इस एरिया का, वाली कोंडपुरम का सूबेदार रहता है। उसी के क्रम में क्या होता है कि इनको, ये व्यक्ति जो है जाते हैं मार्टिन, इनसे कहते हैं कि हम लोगों से भूल हुई, जैसा कि पिछला बार उन्होंने कहा कि हमसे भूल हुई, हम लोगों ने ऐसा ऐसा घटना किया, हमको बाहर निकाल दिया गया। अब मैं अच्छे से व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा जगह दे दीजिए जहाँ मैं व्यापार कर सकूँ। तो शेर खां लोधी एक गांव उसको देता है, एक गांव दान में देता है, कहता वहाँ पर आप जाइए, रहिए, ठहरिए और क्या कीजिए, आप व्यापार कीजिए। वही जगह है पांडिचेरी। इसके क्रम में क्या है, पांडिचेरी उसको कब मिल जाता है, 1673 में। अब पांडिचेरी से पहले उस गांव का नाम कुछ और रहता है। ये फ्रांसीसी लोग ही इस पांडिचेरी बनाते हैं इसको, और यहाँ इतना विकास करते हैं कि कहा नहीं जा सकता। उस समय कहा जाता था कि बंगाल जो एक समृद्ध क्षेत्र था, वहाँ मात्र बंगाल में जो है मात्र 20,000 लोग आदमी जो है निवास करते थे, 20,000। लेकिन उस समय पांडिचेरी में 40,000 लोग निवास करते थे, दूर दूर से आकर वहाँ अपना व्यापार करते थे और वहीं पे रहते थे। अब क्या है कि यही जो जगह है पांडिचेरी,
जो आप हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगाल वाले वीडियो में कि वो 1510 पर गोवा में कब्जा करता है और सबसे लास्ट में 1961 में छोड़ता है। सेम वही चीज़ रहता है। पांडिचेरी को 1673 में लेता है, लेकिन ये छोड़ता कब है? आज़ादी के बाद, जब सैनिक कार्रवाई होती है उस समय वो 1954 में इससे छूटता है ये वाली। हाँ, ये जब एक चीज़ और है यहाँ पे, कहाँ पे सेट करें? पुडुचेरी, चलिए यहाँ बनाते हैं। ये है पांडिचेरी, पुडुचेरी भी इसी को कहते हैं, पांडिचेरी। अब क्या है कि ये एक चीज़ गौर कीजिएगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये मद्रास का, ये इसको डिलीट कर दें तो मज़ा आ जाएगा। पांडिचेरी, अब क्या है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, ये 1669 में था जो बीच में छीन लिया था कि यहाँ पे जो मद्रास में अंग्रेज था, तो अंग्रेज जो है यहाँ पर एक किला का निर्माण करवाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद आया? पिछली वीडियो में मैंने बताया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये किला था। क्या था? मद्रास के किला में ही इसका निर्माण करवाया था। अब पुलिकट में किसका किला था? ये डचों का था, गोल्ड्रिया किला, जिसमें टकसाल था, पैगोड़ा छापा जाता था, पैगोड़ा स्वर्ण का सिक्का। तो उसी तरह पांडिचेरी में जो है फ्रांसीसी लोग क्या किए, अपना एक किला बनाते हैं। क्या करते हैं? किला बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं लुई फोर्ट। क्या नाम रखते हैं जी? लुई फोर्ट। क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं कि ये देखा कि यहाँ हम यहाँ पे हैं, आगे यहाँ पांडिचेरी पे, मद्रास में उसका किला है, अंग्रेज का किला है, पुलिकट में क्या है, गोल्डिया किला है जो डच का है। तो यहाँ अगर कोरोमंडल पे हमको व्यापार करना है, इस कोरोमंडल पे, तो हमको जो है मजबूती पुराना किलेबंदी करना पड़ेगा। हम तो इसीलिए वो क्या है, अपना किला बनाया, उसका नाम रखा अपने राजा जो लुई 14वें थे उसी के नाम पर इसका नाम रखता है वो लुई फोर्ट। ठीक है। अब इसी के क्रम में क्या होता है, जब यहाँ पर इन्होंने अपना बना लिया किला, तो अब क्या करता है, जब ये किला बना लिया तो अब ये जब यहाँ पर इसका पूरा हो गया, तो अब जब इसका नजर पड़ता है जो है कलकत्ता के क्षेत्र, बंगाल पर। बंगाल भी उस समय क्या था, समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। सूरत भी आपका था, उससे पहले यहाँ पर बंबई था जो जिस पर क्या है अंग्रेज का कब्जा था। अब उसी के क्रम में क्या होता है कि ये बंगाल की ओर अपना बढ़ता है आगे। तो जब बंगाल की ओर बढ़ता है, तो बंगाल की ओर जब बढ़ने के क्रम में क्या होता है कि ये बंगाल की ओर बढ़ता है। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उस समय, उस सूबेदार, शाइस्ता खां। कौन था जी? शाइस्ता खां। क्या था? सूबेदार। हम इससे पहले देखे थे कि अंग्रेज जो है बंगाल में अपना हुगली, कासिम बाजार और पटना में 1651 में, उसकी पूर्णतः कोठी तो नहीं थी, छोटी मोटी कोठी थी जहां से वो अपना व्यापार देख रेख करता था। उसी के क्रम वहाँ उसी तरह डच का भी था। तो उसी के क्रम में ये बंगाल के तरफ चलता है और शाइस्ता खां वहाँ का सूबेदार होता है। तो शाइस्ता खां से वही व्यापार करने की अनुमति मांगता है। तो व्यापार करने की अनुमति के क्रम में शाइस्ता खां इसको एक बस्ती देते हैं, चंद्रनगर। चंद्रनगर ये कब देते हैं? 1692 ईस्वी। कहीं कहीं कोई किताब में इस पर 1690 से 1692 लिखता है डायरेक्ट। 1692 ईस्वी में इसको क्या है कि चंद्रनगर दे दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब देखता है डच लोग, देखता है कि एक तो ये यहाँ पर पांडिचेरी में अपना फैला लिया, पांडिचेरी में किला बना लिया लुई फोर्ट, अब जो है धीरे धीरे यहाँ आता है। तो अब अंग्रेज भी थे, डच भी थे, तीनों जगह पे, सूरत में भी, कलकत्ता में भी और मद्रास के भी क्षेत्रों में जो कोरोमंडल है, कोरोमंडल के तट पर तीनों जो है एक दूसरे से मुकाबला के लिए तैयार थे। अब क्या है, डच लोग को लगता है कि ये तो पूरा फैलता जा रहा है, हर जगह जो है अपना व्यापार बढ़ा रहा है। उसी के क्रम में क्या करता है कि ये लोग जो है बंगाल की तरफ निकलते हैं और उसी के क्रम में ये क्या करता है, पुडुचेरी पर हमला कर देता है। और 1693 ईस्वी में डच जो है, डचों का कब्जा,
1693 में डचों का कब्जा कहाँ पर? पांडिचेरी में। तो पांडिचेरी में क्या करता है ये डच कब्जा कर लेता है। वो लोग जाता है बंगाल की तरफ, उसके मेन जो फोर्ट किला है उसी को ये कब्जा में ले लेता है। अब जो है ये 5 साल तक ये जो है पांडिचेरी जो है फ्रांसीसी के पास रहता है। और 1698 में 5 साल के बाद एक संधि होती है 1698 में, रिजविक की संधि। पूछा जाता है कि रिजविक की संधि किसके किसके बीच हुआ था? द डच प्लस फ्रांसीसी। कब हुआ था? तो 1698। इसका क्रम कुछ और है। इसका यूरोप में भी एक दूसरे से हमेशा लड़ाइयाँ चलते रहता था, तो बहुत तरह की चीज़ें थी कि संधि करने का। तो इसका संधि हुआ था रिजविक की संधि से। फिर इसको क्या करता है वो 5 सालों के बाद डच जो लोग है वो फ्रांसीसी को उसको वापस लौटा देता है। अब क्या है ये वापस करता है पांडिचेरी। अब उसी के क्रम में क्या है ये फ्रांसीसी जो है अपना व्यापार करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ से मिटाएं, ये तो ठीक है। अब क्या है कि अब ये फ्रांसीसी लोग समझ जाते हैं कि हमको डायरेक्ट भिड़ना नहीं है, लड़ाई नहीं करना है। तो उसी क्रम में अब ये क्या है लड़ाई झगड़ा तो एक दूसरे से कम करते हैं और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते क्या करता है कि जब हम लोग देखे थे कि पहला वीडियो में कि पुर्तगाल से वास्को डी गामा आ रहे थे, तो आने के क्रम में हम लोग देखे थे कि जो ये अफ्रीका था, जो अफ्रीका था, यहाँ से हम लोग मेडागास्कर से जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर में एक देश है मॉरिशस। तो क्या करता है कि 1721 ईस्वी में उस पर कब्जा कर लेता है। ये भी एक हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो 1621 ईस्वी में ये क्या कर लेता है इस पर कब्जा। एक यहाँ पर केरल का तट है, यहाँ पे एक जगह है माहे, यहाँ 1724 में कर लेता है, 1724 में कर लेता है। इस तरह से हर जगह ये कब्जा। एक हम लोग दूसरा वीडियो में पढ़े होंगे, तो यहाँ है कराईकल। तो कराईकल को है जो 1739 में अपने हाथों में ले लेता है। अब होता ये है कि जब ये घटनाएं पूरी हो जाती है, 1739 बातें चली जाती है, उसके बाद जो है जब ये इतना अपना ये भी अपना क्षेत्र जो है काफ़ी दूर तक विकास कर लिया था, बढ़ गया था, तो जब अब बीच में कभी अंग्रेज से नहीं भिड़े, ये डचों से ही मुकाबला करते रहे। अब इसकी भिड़ंत जो है अंग्रेज से होगा। अब अंग्रेज से भिड़ंत के क्रम में क्या होता है, ये लिख लिए 1721, यहाँ पे लिख दे, सॉरी कैसे लिख लेते, पीछे करके लिख लीजिएगा आप। 1721 ईस्वी में मॉरिशस, माहे 1724, 1739 कराईकल है तमिलनाडु में, माहे है केरल में, और आपका पहला जो बताए 21 वाला मॉरिशस तो अलग देश ही है। तो क्या होता है 1746 में जो से 48 तक अपना कर्नाटक युद्ध, तो ये प्रथम युद्ध होता है। दूसरा कब होता है जी 1749 से 54, एक चीज याद रखिएगा लगातार है। तीसरा है 1700, यहाँ एक चीज 56 से है 63। ये युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, ठीक है, सप्तवर्षीय। ये जो 3 जो युद्ध है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत सारे लोग जो है इसको पढ़ते नहीं है सही से, यहाँ से प्रश्न बनता है। मैं अगला वीडियो में मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको मैं कि मैं युद्ध से स्पेशल एक क्लास यहाँ पे लूँगा, उसमें क्या मैं युद्ध का ही वर्णन करूँगा। तो कर्नाटक का ये 3 युद्ध है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये रहा इतना, नेक्स्ट वीडियो में आपका हम युद्ध से संबंधित करेंगे। इसी के साथ अपना आज का क्लास ये ख़त्म करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।